हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 जिसके टॉपिक हैं प्रिंसिपल्स, सेल्स एंड क्रेडिट्स लेटर्स, क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर, जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम्स, रिपोर्ट्स, टाइप, सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। फिर देखेंगे टेक्निकल प्रपोजल में पार्ट्स, टाइप, राइटिंग ऑफ प्रपोजल, सिग्निफिकेंस एंड लास्ट देखेंगे नेगोशिएशन स्किल। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस और टेक्निकल राइटिंग क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, देयर आर बेसिक रूल्स और गाइडेंस दैट हेल्प इन राइटिंग क्लियर, प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस एंड टेक्निकल फील्ड। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस और टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, ये बताता है एक रूल, बेसिक रूल, जिससे क्या हो सके, कोई भी हम डॉक्यूमेंट को कैसे लिख सकें, कोई भी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकें क्लियर, प्रोफेशनल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बिजनेस और टेक्निकल फील्ड में यूज़ करने के लिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग, कि हम लोग कैसे कोई भी चीज़ को बिजनेस और टेक्निकल फील्ड में लिख सकें जिससे क्या हो सके, क्लियर हो सके, प्रोफेशनल हो सके और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस और टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। फिर इसके कुछ मेन प्रिंसिपल होते हैं, जैसे पहला होता है क्लियरिटी। नाम से ही पता चल रहा है क्लियर होना चाहिए। द मैसेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम लोग मैसेज लिखे हैं वो क्या हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, जिसमें हम लोग सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एवॉइड एम्बिग्यूटी यूज कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे कॉन्साइजनेस क्या होते हैं, जिससे राइट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। कॉन्साइजनेस का मतलब ये होता है कि हम लोग शॉर्ट में लिखें और टू द पॉइंट लिखें, कुछ भी ना लिख दें, अननेसेसरी वर्ड ना यूज करें। जैसे यहाँ आप देखेंगे एवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। फिर अगला आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या होता है, हम लोग इंश्योर करते हैं जो भी ग्रामर हो करेक्ट हो, स्पेलिंग भी करेक्ट हो और फैक्ट भी करेक्ट हो, इसमें एरर नहीं हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो केवल। फिर अगला देखेंगे हम लोग कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे आंसर ऑल क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देंगे, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया। ये होता है आपका कंप्लीटनेस, जिसमें हम लोग पूरे इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर होता है कोटेसी। इसमें क्या करते हैं, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुली। दूसरे के प्रति हम लोग क्या करते हैं, पोलाइट होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यूज पॉजिटिव टोन, पॉजिटिव टोन का यूज करते हैं। फिर अगला आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, फोकस ऑन रीडर नीड्स। रीडर क्या चाहता है उसके हिसाब उस पर फोकस करें, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, रीडर को जो आवश्यकता है उसी पे फोकस करके ही लिखें। थिंक फ्रॉम रीडर पॉइंट ऑफ व्यू, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचे। फिर अगला आता है कॉन्क्रीटनेस। इसमें क्या होता है, बी स्पेसिफिक एंड डिफाइनाइट, स्पेसिफिक रहें और डिफाइनाइट रहें। जैसे यूज फैक्ट एंड फिगर, फैक्ट एंड फिगर का यूज करें। फिर अगला आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, मेंटेन लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया। जो भी सेंटेंस है उसमें क्या करें, मेंटेन करें लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया। जैसे हम लोग यूज करें लिंकिंग वर्ड को, जो वर्ड को लिंक करें। फिर अगला आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ये स्टिक होता है फैक्ट पे, ये केवल फैक्ट पे फोकस करता है, इमोशन पे नहीं करता है। इसमें पर्सनल ओपिनियन को अवॉइड किया जाता है। फिर अगला आता है फॉर्मल स्टाइल। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज। जो भी हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे टेक्निकल और राइटिंग में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे। नो स्लैज और कैजुअल वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये आपका पूरा प्रिंसिपल होता है बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग का। तो आप 10 प्रिंसिपल होते हैं, आप कोई भी 6 या 7 याद करके आप लोग लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछता है। फिर अगला देखेंगे टॉपिक है सेल्स लेटर्स।
नाम से पता चला सेल्स लेटर यानी कि कोई भी चीज़ को सेल करना, प्रमोट करना, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसों को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स लेटर कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखेंगे, ए सेल्स लेटर इज ए टाइप ऑफ बिजनेस लेटर रिटन टू प्रमोट ए प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया एंड परसुएड द रीडर टू टेक एक्शन, बाय और सब्सक्राइब ईटीसी। ये क्या होता है, सेल्स लेटर क्या होता है, एक टाइप का बिजनेस लेटर होता है जो रिटर्न इसलिए किया जाता है कि प्रमोट किया जा सके, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, आइडिया, इस सबको प्रमोट किया जा सके। एंड परसुएट द रीडर टू टेक, और रीडर को परसुएट करेंगे, मतलब उसको एक्टिवेट करेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे आप लोग बाई हो गया, सब्सक्राइब हो गया, जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट का ऐड देखते हो तो उस पर जैसे ही ऐड ख़त्म होता है तैसे बाई का बटन आ जाता है, जिससे बहुत लोग होता है ऐड देख के ही तुरंत बाई कर लेते हैं। तो ऐसे ही परसुएट करें कि रीडर क्या करे, तुरंत एक्शन ले सके। फिर पर्पस देखेंगे सेल्स लेटर के क्या होते हैं, टू अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, टू कन्विंस द रीडर, टू इंक्रीज सेल्स, ये सब आपके पर्पस होते हैं सेल्स लेटर के। फिर फीचर देखेंगे ऑफ ए गुड सेल्स लेटर। पहला होता है अट्रैक्टिव ओपनिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लाइन शुड बी ग्रैब अटेंशन, जो पहला लाइन हो वो ग्रैब अटेंशन हो। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, गेट 50% डिस्काउंट ऑन योर फेवरेट प्रोडक्ट, 50% डिस्काउंट देंगे आपके फेवरेट प्रोडक्ट पे। फिर अगला आता है क्लियर डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन हो क्लियर हो। एक्सप्लेन प्रोडक्ट सर्विस क्लियरली, जो भी प्रोडक्ट हो और सर्विस हो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें। फीचर प्लस बेनिफिट बताएं। फिर होता है परसुएसिव टोन, कन्वाइंस द रीडर, रीडर को कन्वाइंस करना, शो एडवांटेज और बिल्ड ट्रस्ट, एडवांटेज दिखाएं अपने प्रोडक्ट के प्रति और ट्रस्ट दिखाएं। फिर अगला आता है कस्टमर फोकस, फोकस ऑन कस्टमर नीड, कस्टमर क्या चाहता है उस पर फोकस करें। यू विल बेनिफिट, तो आपका क्या होगा, फायदा होगा। फिर होता है कॉल टू एक्शन, CTA भी बोलते हैं उसे। टेल रीडर व्हाट टू डू नेक्स्ट, रीडर को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। जैसे एग्जांपल में ऑर्डर नाउ कॉल टुडे, जैसा आप लोग पहले देखे होंगे नापतोल पे चलता था ऐड, उसी का ऑर्डर नाउ या कॉल टुडे। फिर अगला आता है पोलाइट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना चाहिए। मेक फॉर्मल टोन, जिसमें क्या होता है हम लोग फॉर्मल टोन का यूज करते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल्स लेटर, क्या क्या स्ट्रक्चर में होते हैं। पहला होता है हेडिंग हो गया, सेचुलेशन हो गया, ओपनिंग पैराग्राफ हो गया, मेन बॉडी हो गया, क्लोजिंग पैराग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया। ये आपके मेन स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स लेटर लिखने के लिए। और सेल्स लेटर किस पे काम करता है, AIDA फार्मूला, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग सेल्स लेटर का यूज करते हैं। पहला होता है A का मतलब अटेंशन, जिससे क्या हो गए, कैच करे इंटरेस्ट। फिर I का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, जिससे क्या करे, गिव डिटेल दें। फिर होता है D का मतलब डिजायर, जिससे क्या होगा, क्रिएट नीड, आवश्यकता क्रिएट करें। फिर एक्शन, A से होता है एक्शन, आस्क टू एक्ट, आस्क करे टू एक्ट मतलब बाय करने के लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, AIDA। फिर एक सैंपल देखेंगे शॉर्ट कैसे हम लोग सेल्स लेटर लिखते हैं, ये देख लीजिए। फिर अगला आता है क्रेडिट लेटर। क्रेडिट लेटर को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो किस पे खरीदते हैं, जैसे EMI हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं और बाद में पैसा देते हैं, वैसे आपका क्रेडिट लेटर होता है, वैसे ही सेम टू सेम। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, एक क्रेडिट लेटर इज ए बिजनेस लेटर यूज टू रिक्वेस्ट ग्रांट और कन्फर्म क्रेडिट फैसिलिटी बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ये क्या करता है, बायर और सेलर के बीच में क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। जैसे क्या हो सके, कस्टमर भी खुश हो और मालिक भी खुश हो, जो बायर है वो भी खुश हो, सेलर भी खुश हो। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, कोई बाइक खरीदना है, कार खरीदना, तो आप लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से लेते हैं या EMI कराते हैं, जिसका हर महीने का या हर साल का पैसा बन जाता है और वो आपके खाते से कटता रहता है। फिर इसका पर्पस देखेंगे, क्रेडिट लेटर का क्या होता है, टू रिक्वेस्ट क्रेडिट फ्रॉम सेलर, टू अप्रूव और ग्रांट क्रेडिट, टू इन्फॉर्म टर्म ऑफ पेमेंट, टू मेंटेन बिजनेस रिलेशंस। ये सब आपका होता है पर्पस ऑफ क्रेडिट लेटर। फिर कुछ इसके टाइप होते हैं क्रेडिट लेटर के। पहला देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट लेटर, जिसमें क्या होता है, राइटर बायर टू आस्क फॉर क्रेडिट। राइटर क्या होता है, बायर टू आस्क
फॉर क्रेडिट के लिए आस्क करता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, वी रिक्वेस्ट ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डे। क्रेडिट पीरियड कितने दिन का दे रहा है? 30 डे का। फिर अगला होता है ग्रांटिंग क्रेडिट लेटर। क्या होता है? राइटर रिटन बाय सेलर टू अप्रूव क्रेडिट। ये क्या होता है? रिटन बाय सेलर टू अप्रूव क्रेडिट। ये सेलर के द्वारा लिखा जाता है जिससे क्या हो, क्रेडिट को अप्रूव हो। ये किसके द्वारा लिखा जाता है? बायर के द्वारा, जिससे क्या हो सके, आस्क फॉर क्रेडिट। जैसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ये आपका किस में हो गया? रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट लेटर हो गया। ग्रांट क्या हो गया? जैसे आपको अप्रूव मिल गया सेलर से, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया। फिर अगला आता है रिफ्यूजल और ऑफ क्रेडिट लेटर, जिसमें क्या होता है? रिटर्न व्हेन क्रेडिट इज डिनाइड। जब आपका क्रेडिट डिनाई हो जाता है तब हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्यूजल। फिर फीचर देखेंगे गुड क्रेडिट लेटर के क्या होते हैं? क्लियर टर्म एंड कंडीशंस, पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन्स, एक्यूरेट फाइनेंशियल डिटेल, ट्रस्ट बिल्डिंग लैंग्वेज। ये सब आपके फीचर होते हैं गुड क्रेडिट लेटर के। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सभी लेटर का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। जैसे आप लोग ऊपर देखे थे सेल्स लेटर, क्रेडिट, आगे देखेंगे एडजस्टमेंट, ये सबका सेम ही होता है। इसमें सेंडर का एड्रेस डेट हो गया, रिसीवर का एड्रेस हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन बॉडी हो गया, क्लोजिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया। ये सब आपके स्ट्रक्चर होते हैं क्रेडिट लेटर के। ये सैंपल आप देख सकते हैं शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या किस में होता है? ये सब हेल्प इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, इम्प्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ बिजनेस रिलेशनशिप। ये सब में इंपॉर्टेंट होता है आपका क्रेडिट लेटर। फिर अगला देखेंगे हम लोग क्लेम लेटर क्या होता है। क्लेम लेटर को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आप लोग प्रोडक्ट मंगा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके पास जैसे ही वो आया, या तो काम नहीं कर रहा है या तो वो ख़राब है, तो उसी को हम लोग रिफ़ंड या कंप्लेन करते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो या हमको रिफ़ंड दे दो। तो अगर रिफ़ंड मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लेम लेटर लिखते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिल सके? रिफ़ंड मिल सकते हैं। इसका डिफिनीसन देखेंगे, एक क्लेम लेटर ये बिजनेस लेटर रिटर्न टू कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्ट कंपनसेशन, रिप्लेसमेंट और करेक्शन। ये क्लेम लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर होता है जो रिटर्न किया जाता है कब? कंप्लेन करने के लिए, प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट कंपनसेशन, रिप्लेसमेंट और करेक्शन में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लेम लेटर। तो इसका पर्पस देखेंगे क्लेम लेटर का क्या होता है। पर्पस ऑफ क्लेम लेटर टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, टू रिक्वेस्ट रिफंड, रिप्लेसमेंट, टू सीक कंपेंसेशन, टू सॉल्व इशू फॉर्मली। ये सब आपके पर्पस होते हैं क्लेम लेटर के। फिर सिचुएशन फॉर राइटिंग क्लेम लेटर। सिचुएशन देखेंगे जब हम लोग क्लेम लेटर राइट करते हैं, जब कब राइट करते हैं? जब आपके डैमेज गुड आ गए हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी आ गए हैं, डिले इन डिलीवरी, पुअर सर्विस, तब हम उसी सिचुएशन में हम लोग क्लेम लेटर को रिटर्न करते हैं। फिर फीचर देखेंगे गुड क्लेम लेटर का, तो पहला होता है क्लियर एंड स्पेसिफिक कंप्लेंट, पोलाइट बट फर्म टोन, मेंशन ऑर्डर डिटेल, प्रोवाइड एविडेंस, स्टेट डिजायर एक्शन। ये सब आपके फीचर होते हैं गुड क्लेम लेटर के। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंडर का एड्रेस हो गया, रिसीवर का एड्रेस, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओपनिंग पैराग्राफ हो गया, बॉडी पैराग्राफ हो गया, क्लोजिंग पैराग्राफ हो गया और क्लोजिंग एंड सिग्नेचर हो गया। आप लोग सबका सेम ही स्टेप होता है। आप लोग ऊपर देखे थे सेल्स लेटर और क्रेडिट लेटर, उसमें भी सेम ही स्टेप था, इसमें भी सेम ही स्टेप होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग क्लेम लेटर लिखते हैं। फिर टोन कैसा होना चाहिए क्लेम लेटर का? पोलाइट होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए और प्लस प्रोफेशनल भी होना चाहिए, ये नहीं कि गुस्से में कर दिए। फिर इम्पॉर्टेंट कहाँ होता है? ये हेल्प सब सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम, मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, इस सब में इंपॉर्टेंट होता है। एक बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ड्राफ्ट ए वेल स्ट्रक्चर क्लेम लेटर एड्रेसिंग एन ऑनलाइन सेलर रिगार्डिंग ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट यू रिसेंटली रिसीव्ड, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल एज रिक्वायर्ड। आप लोग क्लेम लेटर लिखना है कि आप लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाए हैं, वो क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं क्लेम लेटर कैसे लिखते हैं। पहले नाम हो गया, एड्रेस, फिर ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर, फिर डेट किसको लिखना है, फिर ये उसका नाम हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर डियर सर मैडम, ये कंटेंट हो गया, फिर थैंक यू,
फिर उसके बाद योर सिंसियरली और नाम लिख देंगे। ऐसे आप लोग लिखते हैं क्लेम लेटर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है। जैसे आप लोग किसी प्रोडक्ट को डैमेज निकल गया, ख़राब निकल गया, तो हम लोग क्लेम लेटर लिख दिए और इसी को कंप्लीट रिसॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या लिखती है, कस्टमर को एडजस्टमेंट लेटर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट लेटर लिखती है, उसको हम लोग एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखेंगे, एन एडजस्टमेंट लेटर इज ए रिप्लाई टू क्लेम लेटर रिटन बाई कंपनी टू रिसॉल्व कस्टमर कंप्लेन। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, रिप्लाई होता है क्लेम लेटर का, जो किसके द्वारा रिटर्न होता है, कंपनी के द्वारा, तो रिसॉल्व करता है कस्टमर के कंप्लेन। इट में एक्सेप्ट द कंप्लेन, रिजेक्ट कर सकते हैं, पार्शली एक्सेप्ट द क्लेम, पार्शली एक्सेप्ट ही हो जाता है आपका क्लेम। फिर पर्पस देखेंगे एडजस्टमेंट लेटर का, पहला होता है टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर कंप्लेन, टू मेंटेन गुडविल, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, टू एक्सप्लेन कंपनी डिसीजन। ये सब क्या होता है, पर्पस होता है एडजस्टमेंट लेटर का। फिर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट लेटर देखेंगे, पहला होता है एक्सेप्टेंस लेटर, जिसमें क्या किया, कंपनी आपका क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर हो गया। फिर रिजेक्शन लेटर क्या हो गया, कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, रिजेक्शन लेटर हो गया। फिर पार्शली एडजस्टमेंट क्या हो गया, कंपनी पार्शली एक्सेप्ट द क्लेम, पार्शली आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, आपका पार्शली एडजस्टमेंट हो गया। तो ये आपके 3 टाइप होते हैं, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और पार्शली एडजस्टमेंट। फिर फीचर देखेंगे गुड एडजस्टमेंट लेटर के, पहला होता है पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन होना चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्विक रिस्पांस, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेंटेन कंपनी इमेज। ये सब आपके होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड एडजस्टमेंट लेटर के। फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंडर का एड्रेस हो गया, रिसीवर का, सैचुरेशन, ओपनिंग पैराग्राफ, बॉडी, क्लोजिंग पैराग्राफ, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, ये सब आपके स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे लिखा जाता है ये आप लोग देख सकते हैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। इसका भी टोन कैसा होता है, पोलाइट, पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल। इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप, इंप्रूव कंपनी रिपुटेशन, रिसॉल्व कंप्लेंट इफेक्टिवली, ये सब में इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला देखेंगे हम लोग टॉपिक जॉब एप्लीकेशन लेटर। नाम से पता चल रहा है जब हम लोग जॉब के लिए कोई अप्लाई करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर का डिफिनीशन देखेंगे, ए जॉब एप्लीकेशन लेटर इज ए फॉर्मल लेटर रिटन बाय कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ए जॉब इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल लेटर होता है जो किसके द्वारा लिखा जाता है, कैंडिडेट के द्वारा, कहाँ अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। पर्पस क्या होता है, टू अप्लाई फॉर ए जॉब, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टू शो योर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, टू रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू। ये सब पर्पस होता है आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर का। फिर इसका फीचर देखें, फीचर ऑफ ए गुड जॉब एप्लीकेशन लेटर, पहला होता है क्लियर एंड कंसाइज होता है, फॉर्मल एंड पोलाइट टोन होता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए आपके फीचर गुड एप्लीकेशन लेटर के लिए, गुड जॉब एप्लीकेशन लेटर। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे जॉब एप्लीकेशन लेटर का कैसा होता है, पहले सेंडर का एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गया, फिर रिसीवर एड्रेस हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर सैचुरेशन हो गया। सैचुरेशन आप लोग समझ सकते हैं, जैसे डियर सर और मैडम, ये आपके किस में आता है, सैचुरेशन में आता है। फिर ओपनिंग पैराग्राफ हो गया, जो मेन बॉडी कहते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ हो गया, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ हो गया, फिर आपका क्लोजिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया। इतना तो आप लोग ऊपर 3-4 लेटर में देख ही लिए हैं, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, सिंपल देख लीजिए कैसे हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट कहाँ होता है ये, हेल्प गेट जॉब अपॉर्चुनिटी, क्रिएट फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका कैसे क्रिएट होगा, जब आप लोग जॉब के लिए लेटर लिखेंगे। सो प्रोफेशनलिज्म, हाईलाइट्स स्किल, ये हाईलाइट करता है स्किल के, इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर। फिर अगला देखेंगे रेज्यूम और सीवी क्या होता है। रेज्यूम आप सीवी, जैसे आप लोग मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हैं, अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर थर्ड ईयर में, जैसे आप लोग फाइनल ईयर में चले जाएंगे, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग क्या बनाएंगे, रेज्यूम या सीवी, जिसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट, जिससे क्या हो सके हम लोग को कहीं भी जॉब मिल सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेज्यूम और सीवी।
ए रेज्यूम, इसका डिफिनीशन देखेंगे। ए रेज्यूम या CV सर्कुलम विटाई जिसको बोलते हैं CV को, इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड समरी ऑफ पर्सन एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है? समरी, किसी भी पर्सन का समरी में प्रोवाइड करता है। एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, ये सब को डिफाइन करता है। फिर पर्पस देखेंगे इसका क्या होता है CV का, रिज्यूम का, टू प्रेजेंट योर क्वालिफिकेशन, टू हाईलाइट स्किल एंड एक्सपीरियंस, टू गेट शॉर्टलिस्ट फॉर एन इंटरव्यू, टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, ये सब पर्पस होता है। फिर फीचर देखेंगे गुड रिज्यूम का, क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। ये नहीं कि आप रिज्यूम 10-12 पन्ना में बनाए, 1 से 2 पन्ना। एरर फ्री होना चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप कोई भी स्किल नहीं डाल सकते हैं, जो आपको आता है वही डालें। फिर प्रोफेशनल फॉर्मेट। फिर स्ट्रक्चर देखेंगे रिज्यूम का, पहला होता है पर्सनल डिटेल जिसमें नाम, एड्रेस, ईमेल हो गया। फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फिर स्किल हो गया, आपको जो स्किल आता है। जैसे आप लोग BCA कर रहे हैं तो आप लोग कोडिंग चाहिए, जावा हो गया, पाइथन हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब का आपके किस में आ जाएगा? स्किल में। फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर अचीवमेंट हो गया, हॉबी हो गया, फिर डिक्लेरेशन, फिर सिग्नेचर। ये आपका होता है रिज्यूम का फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग अभी बनाएंगे तो आप बढ़िया से समझ में आ गया जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में आपका रिज्यूम बनाया गया है, आप लोग यहाँ से देख के लिख भी सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ होता है? हेल्प इन जॉब सेलेक्शन, शो योर प्रोफाइल प्रोफेशनली, हाईलाइट्स स्ट्रेंथ, इसेंशियल फॉर ए कैरियर गोल। इस सब में इंपॉर्टेंट होता है आपका रिज्यूम। फिर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, हाउ डज ए फंक्शनल रिज्यूम डिफर फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम कैसे डिफर है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम से? तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या होता है। फंक्शनल रिज्यूम किस पे फोकस करता है? स्किल और एबिलिटी पे, और क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम किस पे फोकस करता है? वर्क एक्सपीरियंस। जैसे आप लोग समझ रहे हैं, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग कहीं जॉब ही नहीं किए, तो आप कौन सा रिज्यूम बनाएंगे? फंक्शनल। आप लोग जॉब कर लिए 3-4 साल, तो आप लोग किस कैटेगरी में आ जाएंगे? क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। आप लोग क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्किल बेस होता है, ये टाइम बेस होता है। ऑर्डर क्या होता है? स्किल फर्स्ट देन एक्सपीरियंस। इसमें क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है बेस्ट। फिर बेस्ट फॉर फ्रेशर एंड कैरियर चेंज, ये किसके लिए होता है? एक्सपीरियंस के लिए। एम्फसाइज क्या होता है? व्हाट यू कैन डू। फंक्शनल में इसमें क्रोनोलॉजिकल वेयर यू वर्क। फिर फंक्शनल रिज्यूम में हाईलाइट देख लेंगे, क्रोनोलॉजिकल में देख लेंगे। मेन डिफरेंट फंक्शनल में स्किल बेस होता है, और क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? एक्सपीरियंस बेस। फिर अगला देखेंगे हम लोग रिपोर्ट क्या होता है। मान लीजिए हम लोग किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके टॉपिक पे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, फैक्ट निकाल रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और इसको एक फॉर्मेट में एक A4 शीट पे हम लोग बना के उसके बारे में लिख दिए और उसका निकाल लिए कॉपी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट। कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन, फैक्ट और एनालाइज करके उसका डेटा निकाल लेंगे और उसके बारे में समझा देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट। जैसे आप लोग जैसे फाइनल ईयर में जाएंगे या मिनी प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके जिस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाएंगे, जिसमें आप लोग बताएंगे कैसे क्या होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे। ए रिपोर्ट इज ए फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट, एनालिसिस और फाइंडिंग अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर वे। एक रिपोर्ट क्या होता है? फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन, फैक्ट, एनालिसिस एंड फाइंडिंग स्पेसिफिक टॉपिक, किसमें? क्लियर और स्ट्रक्चर वे में। ये किसमें मेनली यूज होता है? बिजनेस हो गया, आपका टेक्निकल हो गया, और एकेडमिक फील्ड में यूज होता है आपका रिपोर्ट्स। पर्पस ऑफ रिपोर्ट क्या होता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। टू एनालाइज ए सिचुएशन को एनालाइज करने। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। टू रिकॉर्ड फैक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इस सब के लिए आपका रिपोर्ट वर्क करता है, पर्पस होता है आपका रिपोर्ट का। फिर टाइप ऑफ रिपोर्ट कुछ होते हैं। पहला देखेंगे फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है? जिसमें डिटेल और स्ट्रक्चर हो, डिटेल में हो पूरा और स्ट्रक्चर वे में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल रिपोर्ट। एग्जाम्पल में रिसर्च
रिपोर्ट हो गया, जैसे पीएचडी कोई कर रहा है तो रिसर्च बनाता है। फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या हो गया, शॉर्ट में होगा और लेस डिटेल में होगा, जैसे ईमेल रिपोर्ट हो गया। और टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है, जिसमें बेस्ड ऑन टेक्निकल डेटा, जो टेक्निकल पे डेटा पे बेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्निकल रिपोर्ट। जैसे इंजीनियरिंग रिपोर्ट, इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे हैं टेक्निकल डिग्री, तो आप लोग टेक्निकल रिपोर्ट बनाएंगे। नॉन टेक्निकल रिपोर्ट क्या होगा, जनरल इंफॉर्मेशन के, जैसे सर्वे रिपोर्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है टाइप ऑफ रिपोर्ट। फिर एक शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट, अगर लंबा होगा तो शॉर्ट हो, लंबा होगा तो लॉन्ग होगा, छोटा होगा तो शॉर्ट होगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट क्या क्या होते हैं, पहला होता है टाइटल पेज, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथोलॉजी होता है, फिर फाइंडिंग होता है, फिर कंक्लूजन होता है, फिर रिकमेंडेशन होता है, फिर रेफरेंस होता है। ये सब आपके रिपोर्ट में मेन पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ही रिपोर्ट बनता है। फिर स्टाइल देख लेंगे, फिर आप लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन, कीप्स रिकॉर्ड, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ये सब में क्या होता है, आपका रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन ए रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट, आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट कॉमनली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट बताना और इसके सिग्निफिकेंट और उसके टाइप बताना। तो आप लोग डिफिनीशन तो बता ही सकते हैं, फिर सिग्निफिकेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आप लोग पढ़े थे, ये कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट ऑफ रिपोर्ट, ये आपका सिग्निफिकेंट हो गया। डिसीजन मेकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, प्रॉब्लम एनालाइजिंग हो गया, फिर आपका क्या हो गया, प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। ये सब क्या होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट होते हैं रिपोर्ट के। फिर टाइप ऑफ रिपोर्ट आप ऊपर पढ़े थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, शॉर्ट और लॉन्ग। फिर पीरियोडिकल होता है, स्पेशल होता है। बस आप 5-6 ही डिफाइन कर सकते हैं, ज़्यादा करना तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन का आंसर। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं टेक्निकल प्रपोजल। मान लीजिए आप लोग किसी से मिलने जाते हैं काम करवाने के लिए, तो एक प्लान और एक प्रॉब्लम का सलूशन लेके जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन चाहिए, एक प्लान है। और उससे मिलने जाने के लिए आप लोग उसके पास जाते हैं और अपना प्रपोजल रखते हैं कि ये मेरा प्लान है, ये ऐसे काम करना है। जैसे स्टार्टअप कोई खोलना है तो उसी को हम लोग टेक्निकल प्रपोजल कहते हैं, और टेक्निकल लग गया तो टेक्निकल आपके फील्ड में होता है। जैसे आप बीटेक बीसीए कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स, तो टेक्निकल प्रपोजल होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे, ए टेक्निकल प्रपोजल इज फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट ए प्लान और सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल फील्ड। ये किस में केवल यूज होता है, टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड में। आप लोग फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाएं और उसको प्रेजेंट करें, प्लान और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर पर्पस ऑफ टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, टू प्रपोज ए सोल्यूशन ऑफ टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना, टू गेट अप्रूवल और फंडिंग, टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट डिटेल, टू अट्रैक्ट क्लाइंट एंड स्पॉन्सर। इसके लिए होता है आपका टेक्निकल रिपोर्ट का प्रपोजल का पर्पस। फिर टाइप ऑफ टेक्निकल प्रपोजल होता है, पहला होता है फॉर्मल प्रपोजल जिसमें डिटेल और स्ट्रक्चर हो। इनफॉर्मल में क्या होगा, शॉर्ट एंड लेस डिटेल में होगा। फिर सॉलिटेटेड प्रपोजल होता है, रिटन इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट के लिए, रिटन इन रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट के लिए हम लोग लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, सोलिटेटेड प्रपोजल। फिर अनसोलिटेटेड क्या होता है, रिटन विदाउट रिक्वेस्ट, बिना रिक्वेस्ट के लिखेंगे तो अनसोलिटेटेड प्रपोजल होता है। फिर पार्ट्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल का देखेंगे तो पहला होता है आपका टाइटल पेज, जैसे आप लोग रिपोर्ट में देखे थे। फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, मेथोलॉजी होता है, बजट होता है, टाइमलाइन होता है, कंक्लूजन होता है। ये सब आपके पार्ट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ फाइल को, अपने पीडीएफ या वर्ड फाइल को डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो हमारे वेबसाइट theallnote.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। फिर फीचर देखेंगे गुड प्रपोजल के, पहला होता है क्लियर एंड प्रिसाइज, लॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, परसुएसिव टोन होता है, फिर एक्यूरेट डेटा होता है। फिर एग्जाम्पल आप लोग देख ही सकते हैं कैसे बनाया गया है आप लोग का टेक्निकल प्रपोजल। फिर इंपॉर्टेंट कहाँ क्या होता है,
हेल्प इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रोवाइड क्लियर प्लानिंग, फिर होता है अट्रैक्ट क्लाइंट्स, और लास्ट होता है आपका सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इस समय इंपॉर्टेंट होता है। फिर कैसे प्रपोजल लिखते हैं उसका स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियरली आइडेंटिफाई द इशू और नीड। इशू और नीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव, स्टेट द गोल ऑफ प्रपोजल, गोल स्टेट करेंगे प्रपोजल का। फिर एनालाइज द ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड हु विल रीड द प्रपोजल, कौन रीड करेगा प्रपोजल के, देयर नीड और देयर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। फिर डेवलप ए सोल्यूशन, सिर्फ सोल्यूशन डेवलप करेंगे। सजेस्ट ए प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, क्लियर एंड रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। फिर अगला आता है प्लान मैथोलॉजी। प्लान मैथोलॉजी में क्या होता है, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हाउ द सॉल्यूशन विल इम्प्लीमेंटेड, कैसे सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, जैसे स्टेप और प्रोसेस बताएंगे, टूल्स एंड मेथड बनाएंगे। फिर प्रिपेयर करेंगे बजट, जैसे एस्टिमेट कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, जैसे मटेरियल हो गया, रिसोर्स हो गया, एक्सपेंस हो गया। फिर सेट टाइम लाइन्स, इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड टाइम, इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। स्टार्ट डेट क्या होगा, कंप्लीशन डेट क्या होगा। फिर राइट ए प्रपोजल, ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर फॉर्मेट, जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मेथोलॉजी हो गया, बजट हो गया, कंक्लूजन। फिर रिव्यू करेंगे और एडिट करेंगे, चेक करेंगे ग्रामर मिस्टेक हो गया, क्लियरिटी, कंप्लीटनेस। फिर फाइनल सबमिशन में क्या करेंगे, सबमिट इन प्रॉपर फॉर्मेट, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। ये सब आपके 10 स्टेप होते हैं जैसे हम लोग प्रपोजल को राइट करते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं और वहाँ से समझ भी सकते हैं। बाकी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग, टिप्स क्या होते हैं, बी क्लियर एंड कॉन्साइज, यूज सिंपल लैंग्वेज, बी लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज, सपोर्ट विथ फैक्ट, कीप परसुएटिंग टोन। फिर इंपॉर्टेंट कहाँ क्या होता है, हेल्प इन गेटिंग अप्रूवल, अप्रूवल में हेल्प करता है। इम्प्रूव प्लानिंग, इन्हेंस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, इस सब में इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला देखेंगे, लास्ट इसका टॉपिक है नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दुकान पे 500 रुपये का शर्ट लेने गए, अब दुकानदार बोल दिया 500, आप कह रहे हैं 300, फिर दुकानदार नहीं मान रहा, कह रहा है 400, फिर कह रहे हैं आप 300, तो आखिर में लास्ट में 320 में आपको वो शर्ट दे दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं दो लोग के बीच में बात करने को और एक प्रॉपर चीज़ पे डिसीजन लेने को, उसी को हम लोग कहते हैं नेगोशिएशन स्किल। इसका डिफिनीशन देखेंगे, नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टी, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी के बीच में डिस्कशन करना, टू रीच म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिससे क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रीच करें। फिर पर्पस क्या होता है नेगोशिएशन का, टू रीच एग्रीमेंट, टू सॉल्व प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों को सुलझाना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर अचीव म्यूचुअल बेनिफिट, टू बिल्ड रिलेशनशिप बनाना। फिर की नेगोशिएशन स्किल क्या होते हैं, कीज क्या होते हैं नेगोशिएशन स्किल के, पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे आइडिया क्लियरली को। फिर दूसरा होता है लिसनिंग स्किल, फिर इसमें क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे अदर पर्सन को। फिर होता है परसुएशन, इसमें क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे अदर को लॉजिकली। फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सेप्टेबल बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग होता है, चूज करेंगे बेस्ट ऑप्शन। फिर इमोशनल कंट्रोल होता है, इसमें क्या करेंगे, स्टे क्लेम एंड पेशेंस, क्लेम रहेंगे और पेशेंस रखेंगे, एंग्री अवॉइड करेंगे। फिर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, बी श्योर अबाउट पॉइंट, अपने पॉइंट के ऊपर श्योर रहें। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बी रेडी फॉर कंप्रोमाइज़ के लिए भी रेडी रहें। फिर कुछ स्टेप होते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस के, पहला होता है प्रिपरेशन, डिस्कशन, बार्गेनिंग, एग्रीमेंट, क्लोजर, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन में क्या होता है, अंडरस्टैंड गोल, डिस्कशन में शेयर आइडिया, बार्गेनिंग में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफर, एग्रीमेंट में फाइनल डिस्कशन, क्लोजर में कन्फर्म टर्म्स। फिर टाइप क्या होता है नेगोशिएशन का, पहला होता है विन विन, जिसमें दोनों का फायदा हो। फिर विन लॉस, एक का फायदा हो।
फिर लॉस दोनों का लॉस हो। फिर इंपॉर्टेंस कहाँ क्या होता है, हेल्प इन बिजनेस डील, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इम्प्रूव रिलेशनशिप, इंक्रीज सक्सेस इन कैरियर, इस सब में इंपॉर्टेंस होता है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज नेगोशिएशन, एक्सप्लेन द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन प्रोसेस, डिस्कस वाई प्रिपरेशन इन क्रूशियल स्टेज इन इफेक्टिव नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन का डिफिनीशन बता देना है, फिर स्टेप बता देना है। पहला होता है प्रिपरेशन, जिसमें प्रिपेयर करें, फिर डिस्कशन होता है, फिर बारगेनिंग होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर क्लोजर होता है। ये सब आपके 5 स्टेप होते हैं जिसमें आप लोग को नेगोशिएशन प्रोसेस चलता है। फिर वाई प्रिपरेशन इज क्रूशियल, जैसे क्लियर ऑब्जेक्टिव हो गया, बेटर कॉन्फिडेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो गया, रिस्क रिडक्शन हो गया, अंडरस्टैंड ओपोनेंट हो गया, बेटर आउटकम होता। ये सब आपके हो गए वाई प्रिपरेशन इज क्रूशियल। तो यहीं पे आपका यूनिट खत्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर जो भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ के जाते हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें और मुस्कुराते रहें।